मीरा ने कहा था कि शरयू के नंबर से उसे एक अजीब मैसेज आया था, पर मुझे यकीन नहीं होता कि शरयू ऐसी कोई गिरी हुई हरकत कर सकती है, वो भी मीरा के साथ। मीरा जब गायब हुई थी तो सबसे ज्यादा परेशान शरयू ही थी। वो उसकी सच्ची दोस्त है। क्या वो ऐसा कुछ कर सकती है? पर फिर भी मुझे उससे मिलकर बात करनी ही पड़ेगी। आजकल किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। यही सोचते हुए मैंने शरयू को मिलने के लिए बुलाया। जो भी है, मुझे सीधे सामने बैठकर बात करनी थी। थोड़ी ही देर में वो आ गई। हेलो शरयू, मैंने कहा। अब कैसी है मीरा? ठीक है स्वामी, कल से फिर से लेक्चर अटेंड करेगी कह रही थी। नहीं, ये तो अच्छी बात है। मैं सीधे मुद्दे पर आया। पर मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मीरा ने बताया था कि हाँ, मुझे पता है। शरयू ने तुरंत बात पकड़ ली। उसने कहा कि मेरे मोबाइल से उसे मैसेज आया था कि मैं वॉशरूम में फंसी हूँ। पर ट्रस्ट मी स्वामी, मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा। तो फिर ये सब किया किसने? और आपका मोबाइल आपके अलावा और कौन इस्तेमाल कर सकता है? आप सही कह रहे हो। शरयू सोच में पड़ गई। वो मैसेज जिस टाइम पर गया, उस वक्त मैं और राजीव कैंटीन में थे। मुझे याद है, मैं अपना मोबाइल कुछ 5 मिनट के लिए टेबल पर ही भूल गई थी। तो हो सकता है उसी वक्त किसी ने भेजा हो। शायद। राजीव ही था जिसने मुझे फोन वापस दिया था। ओह, ठीक है। क्या मैं आपका मोबाइल इनबॉक्स देख सकता हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो? जी जरूर। उसने मोबाइल आगे बढ़ा दिया। पर सेंट में ऐसा कोई मैसेज नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही चेक किया है। मैंने भी देखा, वो मैसेज वहाँ नहीं था। जाहिर है, जिसने भी भेजा उसने सब डिलीट कर दिया होगा। शरयू की आंखों में डर था। स्वामी, ये सब मुझे बहुत डरावना लग रहा है। ये कोई मजाक, मस्ती या रैगिंग जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर मीरा को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, उसे डराना चाहता हो। हाँ, मैंने गंभीर आवाज में कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, और मैं पता करके रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जान के रहूंगा कि मीरा के पीछे कौन पड़ा है। मैंने बोल तो दिया था स्वामी को साफ सीधे कि मैं उन्हें अब इग्नोर करना चाहती हूँ, और जिस लहजे में कहा, वो आवाज़ अब मेरे ही अंदर गूंज रही है, और हर बार जैसे किसी ने अंदर से काट दिया हो। मैं शर्वरी सही कहती है, मैं बदल गई हूँ, रूखी, ठंडी, जैसे मेरे अंदर से कोई रंग ही उतर गया हो। लेकिन क्या ये सब मैंने अपने दिल से किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी नहीं हूं, मैं कभी नहीं रही। मैं तो वो लड़की हूं जो किसी की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती थी। तो अब ये क्या हो गया है मुझे? क्यों मैं लोगों को हर्ट कर रही हूं? जो मेरे करीब हैं, मुझे समझते हैं, मुझसे सच्चा रिश्ता रखना चाहते हैं। मैं फंस चुकी हूं देविका और स्वामी के बीच, उनकी उलझनों, उनके इमोशंस के बीच। मैं नहीं चाहती किसी के साथ कोई रिश्ता, ना नज़दीकी, ना दोस्ती। मुझे बस मेरी पढ़ाई पूरी करनी है, MBA की डिग्री लेकर अपने घर लौट जाना है, अपनी फैमिली के पास, जहाँ सब कुछ सीधा साधा है, साफ है। बस यही सपना लेकर तो यहाँ आई थी। तो अभी क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में? क्यों, और क्यों मैं ही? मैंने अपनी आंखें बंद की, माथे पर हाथ रखा और फुसफुसाते हुए बोली, हे मेरे कृष्णा, बस थोड़ी सी हिम्मत दे दो, एक सीधा रास्ता दिखा दो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। 2 दिन हो चुके थे हॉस्पिटल से लौटे। मैं अब अपने हॉस्टल रूम में थी। चारों तरफ वही किताबें, वही दीवारें, वही खिड़की, लेकिन अब सब कुछ अजनबी लगने लगा था। तभी शर्वरी अंदर आई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में सवाल थे, वही पुराने, वही बेचैन करने वाले। अब भी कुछ याद नहीं आ रहा मीरा?
किसने तुझे स्टोरेज रूम में बंद किया होगा? कोई शक भी नहीं किसी पे? मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं शरू, मुझे नहीं पता मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मुझे क्यों कोई। मैं अचानक चुप हो गई। देविका, उसकी आवाज फिर से कानों में गूंजने लगी। अगर तूने अरू से दूर नहीं रही तो पछताने के लिए भी जिंदा नहीं बचेगी। क्या हुआ मीरा? तू चुप क्यों हो गई? शरू ने मेरी आंखों में झांकने की कोशिश की। इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो तू छिपा रही है ना? बोल मीरा, प्लीज, क्या बात है? ओह गॉड मीरा। शरू अब गुस्से में थी। तू यहाँ चुप बैठी है और वहां स्वामी पागल हो गया है तेरे लिए, पता कर रहा है किसने तुझ पर ये घटिया हरकत की, सीसीटीवी फुटेज निकलवा रहा है, लोगों से पूछताछ कर रहा है। वो सब कर रहा है सिर्फ तेरे लिए, और तू क्या कर रही है? यहाँ बैठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने नजरें नीची रखी। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। तुझे पता है क्या? उसकी आवाज अब कांप रही थी। तू एक नंबर की फट्टू है। हाँ, फट्टू, जो अपने ही डर में घुटती रहती है और दूसरों को भी उसमें खींच लेती है। वो फुंकारते हुए मुड़ी। मैं जा रही हूं, अब नहीं रहना मुझे तेरे साथ। दरवाजा जोर से बंद हुआ और मैं वहीं चुपचाप बैठी रही, शब्दों की राख में लिपटी, पसीने से गीली हथेलियां, सूखे होठ और आंखें जो अब थक चुकी थी, हर चीज से, हर रिश्ते से, खुद से भी। आखिर कौन था? कौन कर सकता है ये सब मीरा के साथ? बार बार ये सवाल दिमाग में घूम रहा है, जैसे हर सोच की दीवार पे ये सवाल दीमक की तरह चढ़ गया हो। वो सिर्फ किसी को स्टोरेज रूम में बंद करना नहीं था, वो किसी की जान लेने जैसा था। अगर शर्वरी वक्ता मुझे नहीं बुलाती, अगर हम दोनों वक्त से थोड़ी भी देर कर देते, नहीं, नहीं सोच सकता उस बात को। मेरे हाथ कांपते हैं जब मैं उस कमरे की छत को याद करता हूं जहां मीरा बेसुध पड़ी थी। उसकी सांसें धीमी थी, चेहरा पीला था, होंठ सूखे, और उसकी आंखें जैसे डर वहां जम चुका था। अ, अगर जरा सी भी देर हो जाती, शायद आज मीरा जिंदा ना होती। ये सोचते ही बदन में सिहरन दौड़ जाती है, माथे पर पसीना, सीने में भारीपन। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कॉलेज के हर कोने की पूछताछ की, हर वार्डन, हर क्लासरूम, हर चौकीदार से बात की। कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई सुराग, कुछ खास नहीं मिला। बस एक उम्मीद थी, कॉलेज के मेन गेट की सीसीटीवी, लेकिन उसका एक्सेस प्रिंसिपल के साइन के बिना नहीं मिलेगा। और वहां वही ढेर सारी फॉर्मेलिटी, वही इंतजार। मैं एक एक मिनट गिन रहा हूं, हर पल जैसे मेरी छाती पर बैठा हो। और अब शरूरी ने जो कहा, उसने मेरी बेचैनी को और गहरा कर दिया। कुछ है जो मीरा छुपा रही है। शायद उसे पता है किसने किया ये सब, पर अगर से पता है तो वो भूल क्यों नहीं रही? किसे बचा रही है, या फिर किससे डर रही है? उसने तो खुद मुझसे कहा था, साफ, लाउड एंड क्लियर, कि वो मुझे अवॉइड करना चाहती है। उसका वो लहजा अब भी कानों में गूंजता है, जैसे किसी ने भीतर से कुछ तोड़ दिया हो। मैं सोचता हूं, क्यों नहीं समझती वो कि जब तक मैं जिंदा हूं उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं हूं उसके साथ, मैं उसका कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। लेकिन वो अब तो मेरे सामने आने से भी कतराती है। वो मुझे अवॉइड करना चाहती है। क्या करूं मैं? कैसे उसे यकीन दिलाऊं कि वो अकेली नहीं है? कुछ तो बात है, जरूर कुछ तो है, कुछ ऐसा जो मीरा किसी से नहीं कह पा रही। मोबाइल की स्क्रीन चमकी। मैंने अनमुने ढंग से देखा, और जैसे ही मैसेज पढ़ा, दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। प्रिंसिपल की परमिशन मिल चुकी है। मेरे दोस्त का मैसेज था, छोटा सा, सीधा सा, लेकिन मेरे लिए जैसे एक दरवाजा खुल गया हो। सीसीटीवी फुटेज अब मिल सकता है। मेरी आंखों में हल्की चमक आ गई। बस अब सच ज्यादा दूर नहीं है। उस फुटेज में कुछ तो होगा, शायद एक चेहरा, एक परछाई,
कोई आवाज, कोई इशारा, कुछ न कुछ तो, जो ये बताएगा कि उस वीकेंड जब कॉलेज बंद था और मीरा अकेली वहां गई थी, तो और कौन था उस सुनसान इमारत में? कौन उसकी हरकतों पे नजर रखे हुए था? कौन पीछे पीछे वहां तक गया और क्यों? मैंने बिना देर किए दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा, जैसे मेरे पैरों में अब इंतजार का वजन नहीं रहा। शाम की हल्की धूप अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। कमरे की खिड़की से छनती हल्की पीली रोशनी अब बस अंधेरे की एक धीमी लकीर बनकर रह गई थी। पंखा चल रहा था, लेकिन कमरे में फिर भी एक अजीब सी घुटन थी। उमस, सिर्फ हवा की नहीं, मेरे दिल की भी। मैं दीवार के पास बैठी रही। कई घंटे हो चुके थे शायद। किताबें खुली थी पर पढ़ी नहीं गई थी। मोबाइल रखा था लेकिन देखा नहीं था। सब कुछ बस थम गया था। क्या कर रही हूं मैं अपनी जिंदगी के साथ? ये सवाल पहले हल्का सा उठा, फिर धीरे धीरे भीतर तक गूंजने लगा। क्या वाकई मैं ऐसी बन गई हूं, जो सबसे कटी हुई, उलझी हुई, अपने आप में डरी हुई? मैंने अपनी ही आंखों में झांकने की कोशिश की। नहीं मीरा, तू ऐसी नहीं है। तू कभी ऐसी नहीं थी। मैं एक झटके में उठ गई, जैसे कोई सपना तोड़कर जागी हो। सीधे बाथरूम में चली गई। पानी की ठंडी धारें सिर से बहती रहीं और धीरे धीरे कुछ हल्का महसूस होने लगा। मैंने खुद को तौलिए में लपेटा, बाल सुखाए, थोड़ी ठीक तरह से कपड़े पहने, जैसे खुद से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर किताबें समेटी और लाइब्रेरी की तरफ निकल गई। लाइब्रेरी में सन्नाटा था। बड़ी बड़ी लकड़ी की मेज़ें, बुक शेल्फ्स पर धूल सजी हुई, पुरानी किताबों से आती वो हल्की सी गंध एक सुकून देती है, न जाने क्यों। मैंने कुछ पुरानी किताबें लौटाईं, कुछ नई ली, कुछ वक्त वहीं बैठकर किताबों को पलटा, पर मन अब भी आधा भटका हुआ था। तभी मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। राजीव। मैंने कॉल उठाया। हेलो मीरा जी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे कोई अपने अंदर कुछ दबा रहा हो। जी, बोलिए राजीव। मीरा जी, क्या आप थोड़ी मदद कर सकती हैं प्लीज़? शरू मुझसे भी नाराज़ हो गई है और मुझे सच में आपकी मदद चाहिए। क्या आप कॉलेज के बाहर जो ढाबा है वहाँ आ सकती हैं, बस थोड़ी देर के लिए? प्लीज़ मीरा जी, मना मत कीजिएगा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। राजीव, वो ढाबा तो महीनों से बंद है ना, और अब तो बहुत लेट भी हो गया है। क्या हम ये बात कल नहीं कर सकते? एक पल की खामोशी, फिर उसकी आवाज़ आई, थोड़ी टूटी, थोड़ी बेजार। मीरा जी, मैं शेरू से बहुत प्यार करता हूँ। मीरा जी, क्या आप थोड़ी मदद कर सकती हैं प्लीज़? शरू मुझसे भी नाराज़ हो गई है और मुझे सच में आपकी मदद चाहिए। क्या आप कॉलेज के बाहर जो ढाबा है वहाँ आ सकती हैं, बस थोड़ी देर के लिए? प्लीज़ मीरा जी, मना मत कीजिएगा। मैंने भौं सिकोड़ ली। राजीव, वो ढाबा तो महीनों से बंद है ना, और अब तो बहुत लेट भी हो गया है। क्या हम ये बात कल नहीं कर सकते? एक पल की खामोशी, फिर उसकी आवाज़ आई, थोड़ी टूटी, थोड़ी बेजार। मीरा जी, मैं शरू से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी नाराज़गी मैं कल तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। डोंट वरी, मैं आपको खुद हॉस्टल तक छोड़ दूंगा। बस एक बार आ जाइए। मैं कुछ पल तक चुप रही। राजीव की आवाज़ में दर्द था, या शायद वो मासूमियत जिसे मैं पहचानती थी। ठीक है, मैंने धीरे से कहा, मैं आ रही हूँ। वो जैसे राहत की सांस लेता है। थैंक यू मीरा जी। उसकी खुशी फ़ोन की उस तरफ से छलक रही थी। फ़ोन कट गया। मैंने किताबें समेटी और जैसे ही खड़ी हुई, मन में हल्का सा संदेह आया। पर ये ढाबा तो बंद था ना? एक सिहरन सी रीढ़ से नीचे उतर गई, पर मैंने उसे झटक दिया। शायद वो अकेला है, शायद उसे वाकई मदद चाहिए। कैंपस की बाउंड्री पार करते ही हवा बदल गई। वहाँ का उजास, चहल पहल और परिचित चेहरों की दुनिया पीछे छूट गई थी। अब सिर्फ सुनसान रास्ता था, सूखे पत्तों की खरखराहट और मेरे दिल की धड़कनें। ढाबा थोड़ी दूरी पर था, पुराना, बंद पड़ा, वीरान।
एक टूटी सी नेम प्लेट अब भी टेढ़ी लटक रही थी, जैसे ये बताने को कि ये जगह अब किसी काम की नहीं रही। इतनी रात और इतनी वीरानी। मैंने एक पल के लिए रुककर सांस ली, पर फिर आगे बढ़ गई। ढाबे के सामने एक कार खड़ी थी, काले रंग की, धूल से ढकी, लेकिन इंजन अभी गर्म था। शायद राजीव की होगी। मैंने सोचा, खुद को ढाढ़स दिया। मैंने आहिस्ता कदम बढ़ाए। ढाबे की लकड़ी की दीवारें अब पुरानी हो चली थी। किसी कोने से कीड़े लगे हुए, अंदर की खिड़की से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। राजीव, मैंने दरवाजे की चौखट से झांकते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं। राजीव, आप कहाँ हैं? तभी एक भारी आवाज अंदर से आई। जी जी मीरा, हम यहाँ हैं। हम? एक पल के लिए मेरा दिल रुक गया। राजीव अकेला नहीं है। मैंने धीरे से अंदर कदम रखा। हवा में कुछ अजीब था, भारीपन और एक तीखी बदबू, शराब। मैंने भौहें सिकोड़ ली। जैसे ही अंदर के कमरे का दरवाजा खोला, एक झटका सा लगा। 4-5 लड़के, बोतलें हाथ में, चेहरों पर नशा, आंखों में कुछ और बीच में राजीव। मैं ठिठक गई। उसने मुझे देखते ही उठते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। आप हमारी जान बन गए,